हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि देखिए, आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है और क्लास 12 एग्रीकल्चर में आपका एक चैप्टर एग्रोनॉमी का कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये सब्जेक्ट है आपका वो एग्रोनॉमी है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। क्लास की बात करें तो क्लास आपका 12 AG है। चैप्टर का बात करें तो चैप्टर ये दूसरा है, चैप्टर नंबर 2 है, जल निकास अथवा अपवाह। ठीक है, चैनल का नाम है देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। अगर आपको PDF नोट्स आपको लेने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और संपर्क कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। एग्रोनॉमी का चैप्टर 2 आज शुरू हो गया है आपका, और ये दूसरा जो चैप्टर है वो इसी वीडियो में हम समाप्त करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके आप लास्ट तक अच्छे से देखना। चलिए देखिए, फर्स्ट हेडिंग है हमारी। फर्स्ट हेडिंग है वो है जल निकास। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जल निकास होता क्या है। अब देखो, जल निकास क्या है, पहले मैं आपको किताबी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं अपने शब्दों में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जल निकास देखो यहाँ लिखा है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की सतह से आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। जैसा कि देखिए, अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये मान लो खेत है और इस खेत के अंदर यहाँ पे देखिए कोई भी एक पौधा है इस खेत के अंदर। ठीक है, मान लो ये पौधा है आपका, इस खेत के अंदर पौधा है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अब देखिए जैसे ही आप इस खेत के अंदर जो पौधा है इसमें क्या आप करोगे, पानी, आपको पानी लगाना है, या फिर कह सकते हो आप प्राकृतिक यानी बरसात के माध्यम से इस खेत में पानी चला जाएगा। अब एक बात बताओ, देखो ये प्लांट है, ये पौधा है। अब पौधे को जितने पानी की आवश्यकता होगी, पौधे के लिए जितने पानी की आवश्यकता होगी उसका तो ये क्या कर लेगा, उसका एब्जॉर्ब कर लेगा यानी अवशोषण कर लेगा। और अगर आवश्यकता से इस पौधे की आवश्यकता से अधिक पानी खेत के अंदर हुआ तो खेत आवश्यकता से अधिक अगर खेत के अंदर होगा पानी तो उसको क्या करोगे आप, उस जल को अपने खेत से बाहर निकाल दोगे। क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। यही जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, आपकी जल निकास कहलाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने समझा कि जो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की सतह से आवश्यकता से अधिक जल को, देखिए कोई भी पौधा होगा तो भाई पौधा से क्या होगा, फसल की पैदावार तो ही बढ़ेगी पौधे से। जितनी आवश्यकता होगी उतना पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा जल के लिए। और जो आवश्यकता से अधिक पानी भर जाता है खेत में, जमा हो जाता है, 4-4 5-5 दिन पानी भरा रहता है, वो समझो कि फसल के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। उस पानी को आवश्यकता से अधिक जब पानी हो जाता है तो उस जल को बाहर निकाल देना चाहिए, खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। इस क्रिया को हम जल निकास कहते हैं। तो जल निकास अच्छे से समझ चुके होंगे आप। चलते हैं आगे। देखिए, वीडियो को अभी लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं वीडियो लाइक करने का आपको टारगेट देता हूँ। देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कितना मुझसे प्रेम करते हैं, कि मेरा जो देखने वाले बच्चे हैं वो कितना लाइक करते हैं। मैं इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है वो 200 देता हूँ। आज इस वीडियो पे देखूंगा कि 200 लाइक मेरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो स्पेशली देखिए मैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों को ही पढ़ाता हूँ। तो कम से कम 200 स्टूडेंट तो ऐसे हों जो मुझे पसंद करते हों। ठीक है, ये मैं आज लाइक इस वीडियो में ही देखूंगा कि कितने लाइक मुझे मिल रहे हैं। तो देखो, अगली हेडिंग है आपकी भूमि से जल निकास की आवश्यकता। एक एक चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, हेडिंग है हमारी भूमि से जल निकास की आवश्यकता। जैसे इस हेडिंग का मतलब ये है, जैसे सपोज दैट ये आपका खेत है और इसमें क्या भर गया, इसमें जल भर गया। तो जब खेत के अंदर जल भर गया तो जल को बाहर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस जल को खेत से बाहर निकालने की आवश्यकता
क्यों पड़ी। यही इस हेडिंग के माध्यम से हम इन पॉइंटों के माध्यम से इसमें हम सीखेंगे कि भाई जल को भूमि से जल निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समझो, देखो इस बात को पॉइंट टू पॉइंट। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, भूमि में अधिक जल के कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, बीज भूमि के अंदर ही सड़ जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये था कि ये खेत है और खेत के अंदर अगर पानी ज़्यादा भर जाएगा तो जो आपकी फसल होगी, जो फसल बोओगे आप, जो बीज होगा वो बीज इस पानी के अंदर सड़ जाएगा। ठीक है, सड़ इसलिए जाएगा क्योंकि उसमें पानी भरा होगा, अधिक जल होगा, उसके कारण जो बीज है बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। जब बीज जम नहीं पाएगा तो बीज जाहिर सी बात है भूमि के अंदर क्या होगा, सड़ जाएगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि भूमि में अधिक जल भरा रहने पर फसलों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब आप समझो, जैसे ये खेत है मान लो, और इसमें कोई भी प्लांट है, कोई भी एक पौधा है, वो पौधा और इसमें क्या भर गया, अत्यधिक पानी भर गया। तो जब ज़्यादा पानी भर जाएगा खेत के अंदर तो क्या फसलों की वृद्धि हो पाएगी? नहीं। अगर ज़्यादा पानी भरा होगा तो फसलों की वृद्धि नहीं होगी और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट समझिए आप। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके सारे डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो से काफ़ी कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, देखिए अधिक जल भराव से भूमि का ताप कम हो जाता है। ताप को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। यानी जो आपकी भूमि है, अगर मान लो भूमि में ज़्यादा पानी भरा है तो जो ताप है, टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पॉइंट का ये मतलब था। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है चौथा, जल की अधिकता के कारण भूमि में पाए जाने वाले उपयोगी जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं। जैसे इसके अंदर ये खेत है, मान लो कि ये खेत का एरिया है, इसके अंदर जब ज़्यादा जल भर जाएगा तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे या फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। इस पॉइंट का ये मतलब था। अगला पॉइंट है, देखिए भूमि में अधिक समय तक जल भरा रहने पर भूमि में पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। देखो ये कहना चाह रहा है कि जो भूमि है, भूमि में अगर अधिक समय तक जल भरा रहेगा, काफ़ी दिनों तक जल भरा रहेगा, तो भाई उसमें जो पोषक तत्व कौन से, जो मैंने आपको पढ़ा रखे थे क्लास 11 में, माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट, उनकी बात हो रही है। या मैं कहूँ देखिए NPK जो आपके होते हैं वो वाले, ठीक है, ये जो NPK वगैरह जो खादें वगैरह होती हैं, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है जब खेत के अंदर ज़्यादा दिनों तक पानी भरा रहेगा। इसलिए हमें पानी को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। अगला हमारा पॉइंट है कि भूमि में यदि फसल खड़ी हो तो अधिक समय तक जल भरा रहने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं। मान लो आपके खेत के अंदर फसल क्या है, आपके खेत में कोई फसल खड़ी है। जब आपके खेत में कोई फसल खड़ी होगी और इसमें ज़्यादा दिनों तक पानी भरा रहेगा तो क्या होगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब था। अगला जो पॉइंट है वो है भूमि दलदल हो जाती है, जिससे यंत्र चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। देखो ज़्यादा दिनों तक अगर इसमें जल भरा रहेगा तो जो खेत में क्या हो जाएगी, दलदल हो जाएगी। जब खेत में दलदल हो जाएगी तो ना तो उसमें खुरपी चला पाओगे, ना उसमें हल चला पाओगे, ना कोई भी खेती वाला जो यंत्र है वो इस दलदल में नहीं चला पाओगे। इस पॉइंट का ये मतलब था। तो देखो ये मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की कि भूमि से जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन सब कारणों के लिए आवश्यकता पड़ी है कि भूमि से ज़्यादा जल भर गया है भूमि में, खेत के अंदर, तो उसे जल को बाहर निकाल दो। ठीक, इसलिए आवश्यकता पड़ी, ये सब कारण हैं। अगला जो पॉइंट है कि जल निकास से लाभ क्या है। अब देखो यहाँ पे लाभ की बात होगी। ठीक है, लाभ की इसलिए बात होगी कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा था जल निकास की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, अब देखो आवश्यकता जब हो ही गई है तो भैया जब हम जल को बाहर निकालना है, जल को निकालने से लाभ क्या होगा ये बात भी तो अभी आपको पता होनी चाहिए। तो जो ऊपर वाले मैंने आपको पॉइंट बताए थे, अगर इनको ही आप अच्छे से लिख सकते हो तो
वही पॉइंट हो जाएंगे जल निकास के लाभ, लेकिन फिर भी मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखो, उचित जल निकास होने से भूमि में वायु संचार पूर्ण रूप से होता है। अगर आप ज़्यादा दिनों तक आपके खेत में पानी भरा हुआ है और आप जल निकास कर रहे हो, जल को पानी खेत से बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी भूमि है यानी जो सॉइल है, ठीक है, मृदा है, उसमें वायु संचार पूर्ण रूप से हो जाएगा। अगला पॉइंट है, खेती से जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत की तैयारी व बुवाई समय पर होगी। अगर आप अपने खेत के अंदर से पानी को बाहर निकाल दोगे, ज़्यादा पानी भर गया है और उसे जल को आराम से बाहर निकाल दोगे, तो क्या लाभ मिलेगा आपको? ये लाभ मिलेगा भाई, खेत की जो फसल की अगली फसल की जो तैयारी है वो समय से हो जाएगी और आपकी उस फसल की बुवाई भी समय से हो जाएगी। इसलिए जल निकास को, जल को बाहर खेत से निकालना है, ये एक अच्छा लाभ होगा। अगला जो पॉइंट है, अगला देखिए लाभ क्या है। अगला लाभ आपको ये मिलेगा कि उचित जल निकास होने से भूमि में लाभदायक जीवाणु जो है वो क्रियाशील हो जाएंगे। जैसे कि अभी पिछले पॉइंट आपने पढ़ा था कि भाई जब जल के अंदर ज़्यादा दिनों तक खेत के अंदर, ये खेत है, खेत के अंदर पानी जो है, जो जल है वो ज़्यादा दिनों तक भरा रहेगा, तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक, और जब इस पानी को आप बाहर निकाल दोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा कि जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे? क्रियाशील हो जाएंगे। ये आपको लाभ मिलेगा जल निकास से। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है हमारा, भूमि में जल निकास की मात्रा उचित रहने पर विषैले पदार्थों का निर्माण नहीं होगा। देखो, भूमि में जल की मात्रा उचित रहने का मतलब समझ रहे हो? यानी उचित का मतलब ये है जितनी फसल को आवश्यकता है। ठीक, अगर उतना जल है, जल रह रहा है खेत में या उतना ही जल है, तो उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका निर्माण नहीं हो पाएगा। ये लाभ है। नेक्स्ट है, भूमि की संरचना में सुधार होगा तथा भूमि दलदल एवं ठोस होने से बच जाएगी। तो अगर जल को आप निकाल दोगे खेत से तो भूमि की जो संरचना है उसमें भी सुधार होगा और भाई जो भूमि है, जो खेत है आपका, वो दलदल तथा ठोस होने से भी बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी में गर्मी आ जाती है। जब आप अपने खेत से जल को बाहर निकाल दोगे तो मिट्टी में क्या आ जाएगी? गर्मी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा, गर्मी, जब मिट्टी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मिट्टी के अंदर गर्मी हो जाएगी, क्योंकि जब जल भरा होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा? लो होगा, जिसके कारण बीजों का जमाव तथा पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। देखो, जब तक मिट्टी के गर्म नहीं होगी, मिट्टी के अंदर गर्मी नहीं आएगी, तब तक भाई जो बीज हैं वो नहीं जमते हैं। ठीक है, तो बीजों का जमना भी जरूरी है। जब बीज जमेंगे तभी पौधे में वृद्धि अच्छे से हो पाएगी। तो देखो, ये हेडिंग हमारी क्या थी? ये हमारी हेडिंग ये थी, जल निकास के लाभ। देखो, अभी तक आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो समझिए, देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम समझाते हैं आपको। अगली हेडिंग क्या है? देखो बेटा, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है जल निकास की विधियाँ। ठीक है, जल निकास की विधियाँ। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे जो हम जल निकास करते हैं, जो जल निकालते हैं, जल को बाहर निकालते हैं, तो उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, ये कह रहा है। तो उसमें हम दो विधियाँ पढ़ेंगे। एक है पृष्ठीय जल निकास विधि, दूसरी है भूमिगत जल निकास विधि। तो सबसे पहले समझिए पृष्ठीय जल निकास विधि ये होती क्या है। तो देखो, पृष्ठीय जल निकास विधि क्या होती है कि भाई ये भूमि की ऊपरी सतह पर नालियाँ बनाकर किया जाता है, पृष्ठीय जल निकास कहलाता है। यानी जो भी भूमि होगी, ये मान लो आपका खेत है, भूमि है, तो इसकी जो ऊपरी सतह होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या फिर अंदर से इसे ले लो, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो नाली बनी होगी, ये वाली नाली, यहाँ पे ये मान लो नाली बनी है खेत के किनारे। ठीक है, ये सॉइल की यानी मिट्टी की ऊपरी सतह पर बनी है। ठीक, ऊपरी सतह पर जो नालियाँ बनती हैं उनके माध्यम से जो पानी निकाला जाता है उसी को बोलते हैं पृष्ठ जल निकास विधि। ठीक है, दूसरी समझो आप विधि। दूसरी जो हेडिंग है आपकी, इसको समझिए। दूसरी जो हेडिंग है आपकी वो है भूमिगत जल निकास। तो अब समझिए भूमिगत जल निकास क्या होता है। देखो, भूमि के अंदर नालियाँ बनाकर किया जाता है, यानी भूमि के अंदर नालियाँ बनाकर जल निकास किया जाता है। यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, जल निकास किया जाता है, भूमिगत जल निकास कहलाता है। कैसे? अब देखो, मान लो ये भूमि है। ठीक, अब आपका
जो नाली बनेगी ये ऊपरी सतह पे नहीं बनेगी, जबकि नाली कहाँ बनेगी, मिट्टी के नीचे बनेगी, अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड। ऊपर आप खेत पे आराम से चलोगे और खेत के नीचे क्या चल रही होगी, नाली चल रही होगी। अंडरग्राउंड वाली नालियाँ हैं वो हैं भूमिगत जल निकास, जिनके माध्यम से भूमि के अंदर नालियाँ बनाकर जो जल का निकास किया जाता है तो उसे कहते हैं भूमिगत जल निकास विधि। अब देखो इन दोनों में पहले अंतर को समझते हैं, ये टॉपिक मैं बाद में कराऊंगा, पहले इसके अंतर को समझते हैं। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। देखो 200 लाइक का जो मैंने टारगेट दिया है वो टारगेट आप ज़रूर पूरा करना। काफ़ी मैं उम्मीद लेके आया हूँ इस वीडियो के लिए। आपको पूरी एग्रोनॉमी कराऊंगा और टॉप 25 बाद में मैं देखिए एग्ज़ाम से पहले आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिलेबस में ही दूंगा, इस सिलेबस से, जिसमें आपका कम से कम 80% तो आपका टॉप 25 से ही फंस जाएगा। तो आप बेनिश्चिंत होकर मेरे चैनल से आप अपनी स्टडी करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो समझिए, देखो यहाँ पे है पृष्ठीय जल निकास और दूसरा है भूमिगत जल निकास। ठीक है, इसे हमने 2 कॉलम में बांट दिया है। ये देखिए यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, इधर वाले जो पॉइंट है वो है पृष्ठीय जल निकास और इधर वाले जो कॉलम है वो है भूमिगत जल निकास। भूमिगत का मतलब है जहाँ भूमि के अंदर यानी अंडरग्राउंड में जो नालियाँ बनी हैं वो हैं, और यहाँ पे पृष्ठीय जल निकास का मतलब है भूमि की ऊपरी सतह पर जो नालियाँ बनी हैं वो नालियाँ हैं। तो देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है, इसमें भूमि के ऊपरी सतह पर एकरत जल को निकाला जाता है। यानी इसके पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि भैया जो पृष्ठीय जल निकास विधि है इसमें जो भूमि है, भूमि की जो ऊपरी सतह पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है उस जल को इस विधि से निकाला जाता है, पृष्ठीय जल निकास विधि से। अब भूमिगत में समझो, देखो इसमें भूमि की निचली सतह, निचली सतह मतलब ऊपरी सतह की बात नहीं कर रहा है, नीचे की सतह की बात कर रहा है, निचली तहों से जल को बाहर निकाला जाता है। सेकेंड पॉइंट, खेत के अंदर जोत का क्षेत्रफल कम हो जाता है क्योंकि खेत का कुछ हिस्सा इन नालियों में घिर जाता है। कैसे, मान लो सपोज दैट ये आपका खेत है और इसकी ऊपरी सतह पर अगर आप नाली यहाँ पे बनाओगे पानी निकालने के लिए, तो आप देखोगे जो खेत का पूरा एरिया था, ये वाला क्षेत्रफल था, इसका कुछ हिस्सा किसमें, नाली में चला गया, नाली बनाने में। तो आपने देखा भाई खेत के अंदर जोत का जो क्षेत्रफल है, जो खेत का आप जोत रहे हो वो इतना जोतोगे यहाँ से यहाँ तक का, ना कि नाली वाला। नाली वाला को आपका छूट जाएगा क्योंकि खेत का जो हिस्सा है इन नालियों से घिर जाता है, इसलिए ये वाला हिस्सा छूट जाएगा। जबकि जो अंडरग्राउंड वाली नाली होती है भैया, अंडरग्राउंड वाली नाली में ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, जोत का जो क्षेत्रफल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप पूरा एरिया आराम से जोत लीजिए क्योंकि नाली कैसी है, अंडरग्राउंड है, उसमें किसी भी प्रकार की आपकी खेत का जो क्षेत्रफल है वो कम नहीं होगा। अगला पॉइंट समझिए, आप अगला पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर 3, प्रति वर्ष मरम्मत आदि पर व्यय होता है। हाँ बिल्कुल, देखो मरम्मत तो करानी पड़ेगी क्योंकि भूमि है ये और भूमि के ऊपरी सतह पर ये आपकी नाली बनी है। ठीक है, अब मान लो ये आप खेत है, खेत का यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ से ट्राली भी ले जानी है, ट्रैक्टर भी ले जाना है और भी वाहन निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये नाली क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ये टूट जाएगी। ठीक है, जब ये टूट जाएगी तो हर वर्ष इस नाली का क्या कराओगे, आप मरम्मत कराओगे। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये था। तो जब मरम्मत कराओगे तो भाई खर्चा तो होगा, जेब पॉकेट पे खर्च पड़ेगा आपका। इसमें है देखिए प्रति वर्ष मरम्मत व्यय कम होता है। जो अंडरग्राउंड वाली जो नाली हैं, ये खेत है और इस खेत में जो बीचों बीच में जो अंडरग्राउंड वाली नाली है इसमें भाई जो खर्चा है आपका वो कम आता है प्रति वर्ष के हिसाब से। अगला पॉइंट है हमारा, इस प्रकार के जल निकास में मृदा क्षरण की अधिक संभावना होती है। अब देखो इसमें मृदा क्षरण की किस प्रकार से संभावना होगी। देखो ये खेत है और खेत की ऊपरी पृष्ठ पे ये नाली है। ठीक है, और इस नाली के माध्यम से पानी जा रहा है, इसके माध्यम से पानी जा रहा है, ये खेत के किनारे है। तो ये ऊपरी सतह पे अब जहाँ से ये खेत के अंदर पानी जाएगा तो आपको पता है भाई मृदा का क्षरण होना, यानी मृदा का क्षरण होने का मतलब है जो मिट्टी होती है खेत की वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। कहाँ चली जाती है बेटा,
एक स्थान से मिट्टी पानी के साथ बहकर दूसरे स्थान पर की चली जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा क्षरण कहते हैं। तो इस प्रकार का जो जल निकास होता है उसमें मृदा क्षरण की अधिक संभावना रहती है। जबकि जो हमारी अंडरग्राउंड वाली जो प्रणाली है इसमें भाई मृदा की देखिए मृदा क्षरण की कोई भी संभावना नहीं होती, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड नाली है, वो मिट्टी के अंदर है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए 5वां। देखो मिट्टी की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब समझो इस बात को, भौतिक दशा का मतलब है फिजिकल कंडीशन। ठीक, फिजिकल कंडीशन का जो ऊपरी सतह पर नाली है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मृदा की ऊपरी दशा सुधरती है, यानी ऊपरी दशा भौतिक दशा है वो सुधरती है अंडरग्राउंड नाली से। क्यों भौतिक दशा सुधरती है? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे फिजिकल कंडीशन है, तो अंडरग्राउंड में भौतिक दशा इसलिए समझेगा, जो एटमॉस्फेयर होगा ना, जो आप देख रहे हो कूड़ा करकट जो नालियों में होता है, ठीक है, गैसेस वगैरह है, जो आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकला जो कूड़ा कचरा है, जहरीला जो पदार्थ है, वो सब नालियों के माध्यम से अंडरग्राउंड रहता है और हवा में नहीं फैलेगा या हवा में नहीं उड़ेगा। तो भौतिक जो दशा होती है वो इसमें सुधरती है अंडरग्राउंड नाली में। साफ सफाई भी इसमें काफ़ी अच्छे से रहती है। अगला पॉइंट समझिए 6वां। अगला पॉइंट है देखिए, जल निकास सुगमता पूर्वक होता है। अब देखो जो खेत है आपका और खेत पे जो ऊपरी सतह वाली नाली है ये वाली, इसमें आराम से जल निकास सुगमता पूर्वक हो जाता है। लेकिन अगली जो देखिए जो अंडरग्राउंड वाली बात है ना, ये देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा अंडरग्राउंड का। तो जहाँ पे नाली अंडरग्राउंड होती है तो इस प्रकार की नालियों में जल निकास इतनी सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लगभग 6 पॉइंट कवर कर चुके हैं। आप टेंशन ना लो, इसकी जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ आपके व्हाट्सअप जो ग्रुप है मेरा, मैं उस व्हाट्सअप ग्रुप में पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पीडीएफ से नोट्स अपने बनाते हुए चलना, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। देखो 200 लाइक का टारगेट है, आज तक मैंने आपको कोई भी टारगेट नहीं दिया, इस टारगेट को आप छोटा साबित करना है, 200 से ऊपर लाइक पहुँचाने हैं आपको। अगला पॉइंट समझिए, देखिए अगला पॉइंट है कि भाई इस जल निकास में ऊपर भूमि पर बनी नालियों से आवागमन में रुकावट आती है, इसलिए पुलिया आदि पर अतिरिक्त व्यय होता है। अब समझो, मान लो ये खेत है, ठीक है, अब मान लो खेत के ऊपरी सतह पर ये नाली बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है भाई, जब जल निकास में ऊपर भूमि पर जब नाली बनी होगी तो जो आप आने जाने वाला काम करोगे तो ये जो नाली है वो आने जाने में बाधा यानी रुकावट पैदा करेगी, इसलिए पुलिया आदि पर अतिरिक्त व्यय अतिरिक्त खर्चा भी आता है। क्योंकि मान लो आपका ये खेत है तो यहाँ पे इस खेत में जाने के लिए यहाँ पे आपको एक पुलिया बनानी पड़ेगी, इस पुलिया के माध्यम से आप यहाँ पे आओगे, अपने खेत में एंट्री कर पाओगे। इस पॉइंट का ये मतलब था। अगला जो पॉइंट है 7वां, अब आप इसमें समझिए अंडरग्राउंड वाले में इस प्रकार का कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं होता है। भाई जो अंडरग्राउंड वाली जो नालियाँ होती हैं, जो खेत के मान लो मिट्टी है, ये मिट्टी के बीचों बीच में जो नालियाँ होती हैं ये अंडरग्राउंड है, ये ऊपर से आपको नहीं दिखती हैं, क्योंकि मिट्टी के कहाँ हैं, अंदर हैं। तो भाई जब मिट्टी के अंदर है तो यहाँ तो पुलिया बनाने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, पृष्ठीय जल निकास क्या होता है और भूमिगत जल निकास क्या होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, समझते हैं। देखिए न्यू टॉपिक हमारा क्या है। मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरा आपको अच्छे से समझाऊं, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, समझो। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जल भराव या जल क्रांतता। जल भराव का मतलब आप समझ गए होंगे कि आवश्यकता से अधिक सिंचित जो क्षेत्र होते हैं उनमें आवश्यकता से अधिक अगर जल भर जाता है अपने खेत के अंदर तो उसको कहते हैं जल भराव। दूसरा जो शब्द दिया है वो है जल क्रांतता। तो जल क्रांतता का मतलब भी यही है कि जो आपका खेत है इसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया है तो जल की एकदम से क्या आ गई, क्रांति आ गई। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं जल क्रांतता। तो समझिए आप,
चलिए जल भराव या जलक्रांता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए इस टॉपिक के लिए। देखो, जब किसी सिंचित क्षेत्र में जलवरोध के कारण जल की मात्रा आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जल भराव या जलक्रांता कहते हैं। यानी जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो सिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पे पानी से फसलों को सिंचित करना पड़ता है, जैसे नलकूप है, कुआं है, नहर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ये मान लो खेत है, इसमें अगर आवश्यकता से अधिक पानी इकट्ठा हो गया, तो जब आवश्यकता से अधिक पानी इकट्ठा हो जाएगा तो जलावरोध के कारण जल की मात्रा आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक जब हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जल भराव कहेंगे या जलक्रांतता कहेंगे। अगली जो हेडिंग है वो समझिए, जल भराव के कारण, कि क्या कारण है कि मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर, आपका जो खेत है उसमें जल भर जाता है, तो कारण क्या है, उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। जल भराव के कारण हेडिंग है। फर्स्ट पॉइंट देखो, जब सिंचाई नहरें जल निकास नालों को काटती हैं तो निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि जलमग्न हो जाती है और जल क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप सिंपल शब्दों में समझिए। देखो, मान लो ये आपका खेत है और इस खेत के किनारे देखिए ये क्या बह रही है, ये कोई भी नहर जा रही है, इसमें क्या चल रहा है, इस नहर में पानी चल रहा है, ठीक है। अब ये पानी जो है, नहर का जो पानी है वो छोटे छोटे नहर से क्या होते हैं, नाले होते हैं, क्या होते हैं, नाले। इस नालों में पानी छोड़ दिया जाता है। अब जब नालों में पानी छोड़ दिया जाएगा तो नालों के किनारे जो भी खेत होंगे, जो भी आपके खेत होंगे, इन नालों के माध्यम से पानी रस रस के पूरे खेत को क्या कर देगा, एकदम पूरा खेत भर जाएगा, आपका जलमग्न हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, जल क्रांति कहते हैं। कि इसके कारण, नहरों के कारण, जो नहरें आपके खेतों के किनारे होती हैं उनके कारण क्या होता है, जल क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट को समझिए। देखो, जो सेकंड पॉइंट है कई बार अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण सिंचित क्षेत्रों में जल की आपूर्ति बढ़ जाती है और भूमि काफ़ी समय तक जलमग्न रहती है। इस पॉइंट का क्या मतलब था, देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार जो वर्षा है ना वो वर्षा अधिक हो जाती है, और जब वर्षा अधिक हो जाएगी तो देखो बाढ़ आ जाएगी। जब बाढ़ आ जाएगी तो सिंचित जो क्षेत्र होंगे उनमें जल की आपूर्ति बढ़ जाती है। जब जल की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो भाई भूमि काफ़ी समय तक जलमग्न हो जाएगी, काफ़ी समय तक उसमें जल भरा ही रहेगा। दूसरी कंडीशन ये थी जल भराव के कारण की। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, देखो कभी कभी नहर के तटबंधों में दरार आने से भी आसपास की भूमि जलमग्न हो जाती है। जैसे देखो ये नहर है, ठीक है, और नहर में क्या है, तटबंधों यानी कोई भी बांध बना है, ऐसे समझो, तुमने छोटी छोटी पुलियाँ टाइप की देखी होंगी नहरों में बनी हुई, आने जाने के लिए रास्ता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या आ जाती है, दरारें आ जाती हैं। जब दरारें आ जाएंगी नहर के इस तटबंध में, जब दरारें आ जाएंगी तो इसमें क्या होगा भाई, पानी का रिसाव होता रहेगा। जब पानी का इनसे रिसाव होगा तो आसपास की जो भूमि है तो भी जलमग्न हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट समझिए। देखो, नहरों के निर्माण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो नहरें होती हैं उनके निर्माण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। बांधों से नदियों के जल प्रवाह का रुक जाता है। जो बांध होते हैं उन बांधों से नदियों के जल का प्रवाह रुक जाता है तथा नदी तल में रेत व मिट्टी जमा हो जाती है। इससे नदी उथली हो जाती है तथा वर्षा जल को वह ग्रहण नहीं कर पाती। इससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ या जल क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझो, जैसे देखो ये मान लो कोई नहर है आपकी, ठीक। अब इस नहर में क्या है, देखो यहाँ पे एक बांध बनी होगी, बहुत तगड़ी, बहुत बड़ी बांध होगी। इस बांध से आपको इस नहर में पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, जो कि आपके खेत सिंचाई के क्रम में आएगी। इस नहर के माध्यम से यहाँ पे ये क्या छोड़ रहा है, ये पानी छोड़ रहा है। तो कभी कभी ये होता है
यहाँ से जो बांध है, इस बांध से पानी को रोक दिया जाता है नहर में। जब नहर में पानी को रोक दिया जाएगा तो इसमें बहुत सारी नहर में धूल, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, इसमें जब नहर में जमा हो जाएगी ना ये सब, तो जो नहर है आपकी वो इन सब से पट जाती है। जब पट जाएगी तो नहर जो है वो उथली हो जाएगी, गहराई कम रह जाएगी। जब नहर उथली हो जाएगी, अब आएगी, मान लो अब बरसात हुई, जब बरसात हुई तो बाढ़ जैसी कि जब कंडीशन आ जाती है तो ये जो नहर का पानी है, ये जो बाढ़ का जो पानी है, वो नहर पूरी इस पानी को ले जा नहीं सकती, क्योंकि वो पट चुकी है, गहरी कम है। तो जो बाढ़ है उसका पानी नहरों से ऊपर उफान पे आ जाता है और ऊपर चलता है, जिससे जो आसपास के खेत होते हैं उनमें जल क्रांति आ जाती है, पानी भर जाता है। ये कारण था। अगला पॉइंट समझिए। अगला जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है, देखिए, नहरों के पानी का उचित उपयोग न किए जाने से पानी का जमाव हो जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी आपका खेत है, ठीक है, जो भी आपका खेत है, अगर मान लो आप किसी इंजन वगैरह से पानी लगा रहे हो तो आप लगाते हो लिमिटेड, लेकिन जब आप नहरों से पानी लगाते हो तो नहरों से पानी अनलिमिटेड अपने खेतों में लगा देते हो, जिससे कि क्या हो जाता है, पानी का जमाव हो जाता है, अपने खेत में इकट्ठा आपके हो जाता है। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है, नहरों से पानी के रिसाव के कारण पास के जो खेत हैं उसमें जलक्रांति की समस्या रहती है। भाई नहरों से क्या होता है, कभी कभी पानी का रिसाव लगातार होता रहता है, जिसके कारण भी जलक्रांति, यानी जलक्रांति का मतलब जल है वो खेत के अंदर जमा रहता है, जल भर जाता है। ठीक, अगली जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो सीखेंगे, देखिए, जल क्रांति से बचने के उपाय, यानी जो जल जमाव होता है या जल क्रांति है उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, इसका जो पॉइंट है पहला, वो है, यदि जल क्रांति नहर के किनारे में दरार आने अथवा कटने के कारण हुई है तो दरार को तत्काल भरा जाना चाहिए। हेडिंग हमारी ये थी कि जल क्रांति से कैसे बच सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं। तो उपाय यही हैं, कोई भी नहर है आपके खेत के किनारे, अगर वो उस पानी से रिस रही है, कोई जिसमें नहर में दरार पड़ गई है और पानी उससे लगातार जो है वो रिस रहा है, तो इस दरार को आपको क्या करना होगा, तत्काल भर देना होगा, जिससे जल क्रांति ना हो पाए। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, जल क्रांति वाले क्षेत्रों में तथा संभव सिंचाई कम करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा खेत है, ठीक है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे थोड़ा वर्षा हो तो पानी का जमाव हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आप अपने खेतों में जो उचित सिंचाई है उसको ही करिए, कम से कम सिंचाई करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है आपने सिंचाई ज़्यादा कर दी, पानी भरपूर मात्रा में अपनी फसल में लगा दिया और उसके बाद जब बारिश हुई तो पानी ऑटोमेटिक ही आपके खेत में ज़्यादा दिनों तक भर गया, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अगला पॉइंट क्या है, अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इसका भी मतलब भैया ज़्यादा सिंचाई अपने खेत में नहीं करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि हमारा खेत है वो निचला है, यानी उसमें कह सकते हो एक प्रकार से कि भाई खल्ला है, इस प्रकार से आप शब्दों का यूज कर सकते हो, तो उसमें जो पानी ज़्यादा बरसात होगी तो पानी काफ़ी दिनों तक भरा रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना। अगला क्या है, देखो, ये थोड़ी सी PDF मुझे लग रहा है क्लियर नहीं आया, फोटो इससे लेने पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं बोल के आपको क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लें। अगला पॉइंट है, पानी जमाव वाले क्षेत्रों में धान आदि ऐसे फसलें उगानी चाहिए जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि हमारा जो खेत है वो बिल्कुल खल्ला में है, ठीक है, जिसमें पानी जब थोड़ा सी बरसात होती है तो पानी क्या है, पानी भर जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, जब पानी भर जाता है तो भाई उसमें ऐसी फसल का चुनाव करना है जिस फसल के लिए पानी की अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में लगाना हो। तो वो धान है, धान आप लगा दीजिए, इसमें कितना भी पानी भर जाएगा तो आपका फसल जो है वो बेकार नहीं होगी, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब पकती हो फसल तो ज़्यादा पानी नहीं भरे उसमें, ठीक है, नहीं तो आपकी धान की फसल भी खराब हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा,
जल क्रांति वाले क्षेत्रों में जल की निकासी के लिए बड़ी बड़ी निकास नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए। तब आप बच सकते हो जब मान लो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है कि जरा सी भी बारिश हुई तो इसमें जल भर जाता है, काफ़ी जल भर जाता है। तो ऐसे स्थानों पर भाई बड़ी बड़ी क्या आपको बनानी है, बड़ी बड़ी नालियाँ बनानी हैं, बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण करना है ताकि इस भूमि से पानी को नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। अगला पॉइंट है देखिए, नहरों व बंबों के तटबंधों को मजबूत बांधना चाहिए और समय समय पर इनके किनारों को साफ करते रहना चाहिए जिससे खरपतवार ना पनप पाए। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है आपसे कि जो नहरें हैं, जो बंबों के तटबंध हैं, इनको मजबूत तो बनाना चाहिए, मजबूत तो बनते हैं वो, और समय समय पर इनके किनारों पर साफ करते रहिए। साफ इसलिए करना है क्योंकि खरपतवार जब होंगे तो ऐसे स्थानों से जब पानी का रिसाव होगा तो खरपतवार खड़े होने से पता ही नहीं चल पाएगा कि पानी का रिसाव कहाँ से हो रहा है। तो खरपतवार को तुरंत आप वहाँ पे ना पनपने दें, खरपतवार को नष्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट समझिए 7वां, भाई नहरों में जल के उचित बहाव के लिए सिल्ट की सफाई भी की जानी चाहिए। सिल्ट को बाहर निकालकर मेड़ों या पुस्तों पर डालकर पीट कर मजबूत कर देना चाहिए जिससे वे ना टूटे और ना कटे। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी, देखिए जल क्रांति से बचने के उपाय थे। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि जो जल क्रांति है, जल क्रांति का भूमि एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो जल क्रांति का मतलब ये होता है जल का जमाव। क्या है? जल का जमाव, या कह सकते हो जल का इकट्ठा होना, या कह सकते हो जल का भर जाना, कुछ भी आप अपने शब्दों में बोलिए। उसका जो भूमि है, जो मिट्टी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जब जल जमाव है, जल क्रांति है, इसका भूमि पर यानी सॉइल पर, मिट्टी पर या फिर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए बेटे समझते हैं। देखिए हेडिंग है हमारी इसमें भूमि पर प्रभाव। फर्स्ट हेडिंग क्या है? भूमि पर प्रभाव। तो किस प्रकार से भूमि पर प्रभाव पड़ेगा समझो। देखो, अधिक जल से भूमि में पाए जाने वाले रंध्राकाश में हवा के स्थान पर भी पानी भर जाता है जिससे भूमि में वायु संचार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। सेकेंड, भूमि में पानी भरने के कारण मृदा का ताप है जो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब पानी अधिक भर जाएगा तो मिट्टी होगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, भूमि की ऊपरी सतह पर हानिकारक लवण जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं अधिक पानी के भरने से। नेक्स्ट है, समय पर भूमि की बुवाई, जुताई, गुड़ाई नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है, जब भूमि में क्या है, जल जब ज़्यादा समय तक भरा रहेगा तो ना तो आपकी फसल की बुवाई समय से हो पाएगी, ना जुताई हो पाएगी, ना गुड़ाई हो पाएगी। अगला है पॉइंट है, अधिक जल भराव से भूमि जो है वो दलदली हो जाती है। जब ज़्यादा पानी भूमि पर भर जाएगा तो भाई भूमि तो दलदली होना स्वाभाविक है और जो मृदा संरचना है वो भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए मृदा जीवाणुओं के कार्यों में बाधा होती है। जो मिट्टी के अंदर जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, आपको पता ही है कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो उनके कार्य में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। और जो जीवाणु हैं सॉइल के अंदर वो कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये था भूमि पर प्रभाव किसका? जल भराव का या जल क्रांति का। अगला समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग है, देखिए पौधों पर प्रभाव। क्या है? पौधों पर प्रभाव। किसका प्रभाव? जल भराव का पौधों पर क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ेगा समझो। पहला पॉइंट देखो, भूमि में क्या होगा भाई, जब जल भरा है तो भूमि में जो वायु संचार है वो रुकने से जड़ों की जो जड़ हैं, इन जड़ों की O2 यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और पौधे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे चेक कर लेना, एक मिनट, CO2 होगा या O2 है,
एक मिनट मैं चेक करता हूँ। O2 ही है, ठीक है। अब आगे समझिए। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि भूमि की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह में क्या होगा, जो लवण हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब लवण इकट्ठे हो जाएंगे तो जो पौधे हैं पौधों की वृद्धि पर विषैला प्रभाव डालेंगे। अगला पॉइंट है कि खेतों में पानी की अधिकता में खड़ी फसलें पीली पड़ जाती हैं। जब पानी अधिक भरा होगा आपके खेत के अंदर और खेत में क्या होगी, फसल खड़ी होगी, तो फसलें जो होंगी वो पीली पड़ जाएंगी ज़्यादा दिन तक पानी भरे रहने से, और कमज़ोर होकर गिर जाती हैं। जब पीली पड़ जाएंगी फसलें तो कमज़ोर हो जाएगा, उनका जो तना होगा, पौधे होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, और वो गिरकर कहाँ पे, उसी पानी में गिर जाएगी, पूरी फसल आपकी नष्ट हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट है, जल भराव की दशा में फसलों में विभिन्न कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। जब आपके खेत के अंदर जल जो है वो ज़्यादा दिनों तक भरा रहेगा, जल का जमाव रहेगा, तो उस पर आपकी जो फसल है उसमें कीट और रोग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, जल भराव की स्थिति में पौधे का उत्पादन जो है वो कम होगा, और खेतों की तैयारी तथा फसलों की बुवाई जो है वो समय से नहीं हो पाएगी। तो एक बार देखिए मेन हेडिंग आपको फिर नज़र डलवाता हूँ कि मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या कराया, ठीक है। तो समझिए, देखिए पहली हेडिंग में जो मैंने आपको कराई थी वो कराई थी जल निकास, फिर कराया था भूमि से जल निकास की आवश्यकता, और इसके बाद देखिए कराइए जल निकास से लाभ, और ये कराया जल निकास की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ, 2 विधियाँ, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। इसके बाद मैंने आपको कराया जल भराव के कारण, और इसके बाद कराया जल क्रांति से बचने के उपाय, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जल क्रांति का भूमि एवं पौधों पर प्रभाव, ठीक है। और ये देखिए कराया पृष्ठीय जल निकास तथा भूमिगत जल निकास में अंतर भी मैंने आपको करा दिया। अब देखिए थोड़े से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम ऑब्जेक्टों को इसके लगाएंगे। देखो ऑब्जेक्टों को हम लगाएंगे और सीखेंगे इसके आंसर क्या हो सकते हैं, समझो। देखो डायरेक्ट ये दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भाई जल निकास आवश्यक है, तो जो जल निकास है वो किसके लिए आवश्यक है, निचली मृदाओं का पानी निकालने के लिए, या फिर है समय से खेत तैयार करने के लिए, या फिर है ऊसर मृदा का निर्माण न होने देने के लिए, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी है, उपरोक्त सभी, यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि जल निकास की समस्या होती है। तो जो जल निकास की समस्या होती है वो कौन सी मिट्टी में होती है, पहली है बलुई मिट्टी, दूसरी है बलुई दोमट मृदा, तीसरी है दोमट मृदा, और चौथी है चिकनी मिट्टी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जल निकास की समस्या जो आएगी वो कौन सी मिट्टी के अंदर आएगी। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है कि भूमि में मौजूद अतिरिक्त जल को कृत्रिम ढंग से निकाल देने को क्या कहा जाता है। यानी जो भूमि है उसमें जो मौजूद पानी है, उस पानी को आपके जल को आप कृत्रिम ढंग से निकालोगे तो उसे क्या कहा जाएगा। ए ऑप्शन है जल प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है जल लग्न, तीसरा है जल निकास, चौथा है जल वाष्पन। तो जल्दी से कमेंट करिए चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा, जल निकास। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या है समझो। जल निकास की अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में कैसी नालियां बनानी चाहिए। यानी जल निकास की अधिक समस्या, जहां जिन क्षेत्रों में जल को निकालने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उस स्थानों पर जो नालियां हैं वो कैसी बनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है स्थायी, बी ऑप्शन है कट आउट नालियां, सी ऑप्शन है अस्थायी नालियां, डी ऑप्शन है पृष्ठीय क्यारियां। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्थायी नालियाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंद नालियाँ बनाई जाती हैं।
जो बंद नालियाँ हैं वो किस प्रकार की बनाई जाती हैं? ए ऑप्शन है आयताकार, बी ऑप्शन है गोलाकार, सी ऑप्शन है एलाकार और डी ऑप्शन है बी आकार। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए ये होंगी बी आकार। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निकास नलियां सदैव खेत के ढलान की किस दिशा में बनाएं? यानी जो पानी जो निकालने वाली नलियां होती हैं, पानी जो खेत के अंदर भर जाता है, अगर उस पानी को अपने खेत से बाहर निकाल रहे हो तो खेत का जो ढलान की, ये कह रहा है कि नालियाँ जो हैं वो सदैव खेत के ढलान की किस दिशा में बनाएं। तो पहला ऑप्शन है इसमें न्यून कोण, बी ऑप्शन है समकोण, सी ऑप्शन है सरल कोण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समकोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाई टाइल ड्रेन्स में नालियों का आकार यानी व्यास होता है कितना? ए ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 6.5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो टाइल ड्रेन्स में नालियों का जो आकार होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। अगला जो पॉइंट है वो है जल निकास का संबंध होता है मृदा के। भाई जल निकास का संबंध होता है मृदा के। ए ऑप्शन है केशकीय जल से, बी ऑप्शन है स्वतंत्र जल से, सी ऑप्शन है अवलग्नीय जल से और डी ऑप्शन है रबों के जल से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है जल निकास का संबंध होता है मृदा के किससे? स्वतंत्र जल से। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जल निकास की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो जल निकास है इसकी अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? ए ऑप्शन है चिकनी मिट्टी में, बी ऑप्शन है दोमट मिट्टी में, सी ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी में और डी ऑप्शन है बलुई मिट्टी में। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। यानी जल निकास की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो वो कहाँ पड़ेगी? चिकनी मिट्टी में। तो देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर जो 2 था जल निकास चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो वीडियो आएगी वो तीसरे लेसन की आएगी, तीसरे चैप्टर की आएगी। तो देखिए 200 का टारगेट दिया मैंने आपको लाइक का, 200 लाइक आप कंप्लीट करिए। ठीक है, बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।